हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम 12th क्लास का जो टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंदर एस्किमो, बुशमैन और भील जनजाति के बारे में अध्ययन करें। हमने एस्किमो और बुशमैन के बारे में तो पढ़ लिया है और भील जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने जब भील जनजाति के बारे में पढ़ा तो हमने देखा भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से हुई थी। द्रविड़ भाषा की कौन सी शब्द से हुई थी? द्रविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। क्या था? तीरंदाज। फिर संस्कृत के मूल धातु के अनुसार देखा गया तो इसका अर्थ हुआ वेदना या मारना। वेदना या मारना। ये द्रविड़ भाषा के अनुसार तो बिल्लू शब्द का अर्थ हुआ तीरंदाज और संस्कृत के मूल धातु के अनुसार वेदना और मारना भील जनजाति के लिए प्रयोग किया गया। यदि पुराणों के अनुसार देखें तो भीलों की जो उत्पत्ति है वो महादेव के पुत्र कौन थे? निषाद। उनसे हुई है। महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। और यदि महाभारत के अनुसार देखें तो द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य, वो भी किनसे संबंध रखता था? भील जनजाति से संबंध रखता था। और यदि रामायण काल के अनुसार देखा जाए तो सीता की खोज में जब राम वन में घूम रहे थे उस समय सबरी नामक एक सात्विक भीलनी ने इनको मीठे क्या खिलाए थे? बेर खिलाए थे। मीठे क्या खिलाए थे? बेर। वो भी किससे संबंध रखती थी? भील जनजाति से रखती थी। किससे रखती थी? भील जनजाति। फिर अपन यदि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार देखते हैं तो भील जनजाति के लोग हैं, उनकी जो निवास स्थान है वो कौन सी पहाड़ी बताया? अरावली पहाड़ी। और उन्होंने क्या कहा था कि जब अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था, तो महाराणा प्रताप की जो सहायता थी वो भी किसने की थी? भील ने की थी। किसने की थी? भीलों ने की थी। और आपको पता ही है भीलों के क्या रहे थे? साम्राज्य रहते। जैसे देवामा कोटा के अंदर है और देवामा उदयपुर के अंदर है, कोटा कोटिया के अंदर है, डुंगरिया डूंगरपुर के अंदर है। ये क्या थे? साम्राज्य थे। फिर हमने भील जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा। भील जनजाति की निवास क्षेत्र की बात करें तो वे अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर निवास करते थे। वहां पर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी के अंदर भील जनजाति क्या करते थे? निवास करते थे। यदि राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन राज्यों के अंदर भील जनजाति का क्या था? निवास था। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। यदि राजस्थान के अंदर पूछ ले कौन से जिले में थे तो राजस्थान की जो जिले की बात आती है तो डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सभी जो क्षेत्र थे, कोटा, इन सभी क्षेत्रों के अंदर देखते हैं तो भील जनजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। और फिर अपन के गुजरात के अंदर पचमहल है और इन सभी क्षेत्रों में निवास करते हैं। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद है और मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला है, रतलाम जिला है, इन सब के अंदर भीलों का निवास क्षेत्र देखने को मिला। ये हुई उनकी निवास क्षेत्र की बात। आज हम जो ले रहे हैं वो भील जनजाति के जो आर्थिक क्रिया है उनके बारे में पढ़ रहे हैं।
हमने आर्थिक क्रिया क्या है उसकी परिभाषा पढ़ी, आर्थिक क्रियाओं के कितने प्रकार हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। हमारा जो आज का टॉपिक है बिलों की आखेट प्रक्रिया, बिलों की आखेट प्रक्रिया। अब आता है आखेट क्या है। आखेट की यदि आपसे परिभाषा पूछे तो सीधी सी परिभाषा है, जीवों का शिकार करना आखेट कहलाता है। जीवों का शिकार करना क्या कहलाता है? आखेट कहलाता है। आपने देखा बिलों का जो मुख्य व्यवसाय है वो आखेट, कंदमूल संग्रहण, पशुपालन और आदिम कृषि है। क्या है? आदिम कृषि। तो इसमें से आखेट प्रक्रिया को हम लेते हैं। भील जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो तीर कमान से क्या करते हैं? जंगली जीवों का क्या करते हैं? शिकार करते हैं और उनका खाने में प्रयोग लाते हैं। पुरुष भील तालाब से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और पुरुष जो भील है वो तालाबों से क्या करता है? मछली पकड़ता है। यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बच्चों विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करने वाला देश, विश्व में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन। कौन है बच्चों? चीन। विश्व में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। भारत के अंदर यदि पूछते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य है जहां सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है। विश्व में चीन और भारत के अंदर आंध्र प्रदेश। यदि तालाबों की सिंचाई की बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो तालाबों की सिंचाई है वो भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर होती है। कहाँ होती है? भीलवाड़ा और उदयपुर। भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर तालाबों से सबसे ज्यादा क्या होती है? सिंचाई होती है। भील पूर्व में ये महान शिकारी थे लेकिन अब ये लोग कृषि भी करने लगे। देखो भील जो यदि उनकी उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो ये क्या थे? बहुत बड़े शिकारी थे, लेकिन समय के साथ उनमें क्या आ गया? परिवर्तन आ गया और वो आखेट और कंदमूल संग्रहण के स्थान पर अब कौन सी क्रिया करने लगे? कृषि क्रिया। कौन सी क्रिया बच्चों? कृषि क्रिया करने लगे। अब कृषि क्या है उसकी परिभाषा आपको मैंने लिखाई भी है, एक बार मैं सुना देता हूं वापस आपको। कृषि लैटिन भाषा का एक शब्द एग्रीकल्चर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई, अर्थात मिट्टी की जुताई करने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन जो क्रियाएं की जाती हैं उसी को कृषि कहा जाता है। मैं रिपीट फिर से कर देता हूं बच्चों। कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई, अर्थात मिट्टी की जुताई करने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन जो क्रियाएं की जाती हैं उसे कृषि कहते हैं। आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक पूछा जाए बच्चों के आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है जिसने विश्व हरित क्रांति की क्या की थी? शुरुआत की थी। विश्व हरित क्रांति की शुरुआत भी नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। भारतीय हरित क्रांति की जो शुरुआत है एम.एस. स्वामीनाथन ने 1967 के अंदर की थी। लगभग 80% बिल कृषि कार्य करने लगे और लगभग यदि बिलों की संख्या का 100% मान ले, बिलों की संख्या का कितना मान ले? 100%, तो उसमें से 80% लोग हैं वो कौन सी क्रिया करने लगे? कृषि की। कौन सी क्रिया? कृषि। मान लो किसी स्थान पर 100 बिल है। कितने बिल है? 100 बिल। तो उन 100 बिलों में से बच्चों 80 बिल हैं वो कौन सी क्रिया करते हैं? कृषि क्रिया। कौन सी क्रिया? कृषि क्रिया। बिल पहाड़ी क्षेत्रों में जूमी कृषि को चिमाता तथा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं और भील जनजाति के जो लोग हैं जो जूमी कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को कहते हैं दजिया और पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली चिमाता। क्या कहते हैं? चिमाता। अब आपस में आपको ये जूमिंग कृषि क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जूमिंग कृषि क्या है? तो जूमिंग कृषि को अपन प्राचीन कृषि का ही भाग है। जूमिंग कृषि
यदि आप पूछ ले इस जूमिंग कृषि के अन्य नाम, तो स्थानांतरण कृषि, दहाम कृषि, ये सब एक ही कृषि के नाम है। और मैं बता देता हूं, चेना कृषि, मिल्पा कृषि, ये सब एक ही कृषि है। इनके नाम क्या है? अलग अलग। कहीं कहीं से वालरा कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालरा कृषि। तो एक कृषि है, नाम क्या है इसके? अलग अलग। अब ये होते क्या है उसकी परिभाषा बताऊं। देखो, प्राचीन काल के अंदर तकनीकी का ज्यादा विकास नहीं हुआ था और उस समय जो कृषि होती थी वो इसी प्रकार की जूमिंग कृषि के रूप में किया जाता था। तो इसमें क्या होता था? प्राचीन काल में लोग जंगलों को काट कर व जलाकर किसी क्षेत्र को साफ करके उस स्थान पर 3 व 4 साल कृषि करने के बाद वह स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर पुनः वही प्रक्रिया अपनाकर जो कृषि की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि। क्या कहते हैं बच्चों? जूमिंग कृषि। प्राचीन काल में लोग जंगलों को काटकर जलाकर किसी क्षेत्र को साफ करके उस स्थान पर 3 या 4 वर्ष कृषि करने के बाद वह स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर पुनः वही प्रक्रिया अपनाकर जो कृषि की जाती है उसी को जूमिंग कृषि, स्थानांतरण कृषि, दिहांग कृषि, चेना कृषि, मिल्पा कृषि और वाला कृषि कहते हैं। और भील है, मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं जूमिंग, उसको क्या कहा गया? दर्जिया। क्या कहा गया? दर्जिया। और पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं उसे क्या कहा गया? चीमाता। क्या कहा गया? चीमाता। तो देखो बच्चों, मैदानी आया द बीच में, इसके भी आगे द आया, तो इसे शॉर्ट से भी याद रख सकते हो। मैदानी में दजिया, मैदान में द आया तो इसमें भी क्या आया? द। तो मैदानी क्षेत्रों में दजिया और दूसरा पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हो जाएगी? चीमाता। ऐसे भी टिक लगाकर दिमाग के अंदर इसको याद रखा जा सकता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो लोग भील जनजाति जो जूमिंग कृषि करते हैं उसे चीमाता कहते हैं और मैदानी क्षेत्रों में करते हैं उसे दजिया कहते हैं। अब लेते हैं भोजन, भीलों का भोजन। अब भील जो जाति के लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, किसको खाना पसंद करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। भीलों का वर्ष पर्यंत मुख्य भोजन मक्का है। भीलों का मुख्य भोजन कौन सा? मक्का है। वो मक्का की रोटी बहुत ही चाव से खाते हैं। यदि मक्का उत्पादन में विश्व का स्थान देखें, पहला स्थान तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। और यदि हम मक्के के बारे में यदि राजस्थान में देखते हैं तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर मक्का का होता है अजमेर चित्तौड़गढ़ में। अजमेर और चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? मक्का पैदा किया जाता है। अगला बिंदु, भील उत्सव एवं प्रतिभोज। कोई भी त्योहार आता है या कोई शादी विवाह के कोई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, उनके प्रतिभोज के अवसर पर चावल क्या करते हैं? चावल के क्या बनाते हैं? चोखा। क्या बनाते हैं? चोखा। याद रखना, चावल के जो चोखा वह लापसी बनाते हैं। याद रखना, भील जो उत्सव हो या कोई भी प्रकार की शादी विवाह का प्रतिभोज हो उसके अंदर 2 मुख्य भोजन का प्रयोग करते हैं, चावल का चोखा और लापसी का। चावल का चोखा और
लापसी का वो खाने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बेल छाछ और आटे को उबालकर लगभग हर घर में राबड़ी बनाई जाती है। याद रखना, राबड़ी राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है और इसके बारे में आप बच्चों जानते ही हो राबड़ी कैसे बनाई जाती है, किसका मिश्रण किया जाने से राबड़ी बनती है और किस तरह प्रक्रिया करने पर हम राबड़ी को बना सकते हैं। वही भील जनजाति के जो लोग हैं वह छाछ और आटे का प्रयोग करके उसको उबाल कर क्या बनाते हैं, राबड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राबड़ी, जो अपने भोजन के रूप में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग में क्या करते हैं, लाते हैं। भील गेहूं, चना, उड़द, मूंग व सब्जियों को भी अब इनके भोजन में शामिल करने लगे और अब भील मक्का और राबड़ी के साथ साथ गेहूं है, चना है, उड़द है, मूंग है, उन सबको भी वो भोजन के रूप में क्या करने लगे, खाने लगे। और गेहूं उत्पादन में यदि देखा जाए तो विश्व के अंदर भारत का स्थान दूसरा है। कौन सा स्थान है, दूसरा। पहला स्थान चीन का है और फिर गेहूं के अंदर भारत में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। किसका है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और राजस्थान के अंदर यदि देखते हैं तो गंगानगर का, किसका है, गंगानगर का। चना राजस्थान के अंदर और पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा होता है। उड़द और मूंग और सब्जियां इनका भोजन में प्रयोग में आती है। सब्जियों के उत्पादन में याद रखना सबसे बड़ा देश है वो है चीन, याद रखना। भील रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार भील मांसाहारी होते हैं और रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार भील क्या होता है, मांसाहारी होता है। वो कभी कभी उत्सव के अंदर, प्रतिभोजों के अंदर मांस का भी उपयोग करते हैं और अन्य प्रकार के भोजन में भी ये मांस का सेवन करते हैं। भील लोग महुआ से निर्मित मदिरा का अधिक व्यसनी होते हैं और भील जनजाति के जो लोग हैं वो महुआ से बनी हुई शराब, मदिरा का मतलब शराब, को पीने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, बड़े चाव से पीते हैं। तो याद रखना, भीलों के द्वारा महुआ से बनी हुई जो शराब होती है वो मावड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मावड़ी। याद रखना, भीलों के द्वारा जो महुआ से जो शराब बनाते हैं उसको मावड़ी कहते हैं और उसी प्रकार की जो शराब है वो मदिरा है, उसका वो प्रयोग है वो पीने में बड़ी दिलचस्पी के साथ लेते हैं। इस तरह आपने देखा बच्चों कि भील जनजाति के भोजन के अंदर मुख्य जो तत्व थे वो मक्का थे, उसके साथ राबड़ी थी और शादी विवाह के प्रतिभोज के अंदर चावल और लापसी बनाते थे और वो गेहूं, उड़द, चना और मूंग और सब्जियों का भी प्रयोग करते थे और वे मांस भी खाते थे और महुआ की बनी हुई शराब का भी भील जनजाति के लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। अब हम भील जनजाति के जो वस्त्र हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देश की आजादी से पूर्व भीलों के वस्त्र बहुत कम थे। यदि देश आजाद कब हुआ था बच्चों, 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आजाद हुआ था उस समय इन भील लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही क्या थी, कमजोर थी। इस कारण से वो आजीविका के जो साधन थे उनको वो आसानी से जुटा नहीं पाते थे, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। और उनके पास कपड़ा खरीदने के पैसे नहीं थे, उनकी यह स्थिति नहीं थी कि वो पैसे से वो वस्त्र खरीद सके। इसलिए उस समय जो लोग होते थे भील जाति के, वो वस्त्र बहुत ही क्या कहते थे, कम पहनते थे। वस्त्र क्या थे, बहुत ही क्या कम पहनते थे। भील पुरुष छाल से नेकर बनाते और भील जो पुरुष होते हैं वो छाल की क्या बनाते हैं, नेकर। पेड़ पौधे की जो छाल होती है उनको उकेलते थे और उससे अपने शरीर को ढकने के लिए क्या बनाते थे, नेकर। तथा स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी और स्त्रियां जो उस समय जब आजादी का समय था उस समय क्या पहनती थी, पेटीकोट। तो याद रखना, आजादी के समय पुरुष जो पेड़ों की बनाई हुई छाल की क्या पहनते थे, नेकर, और जो महिलाएं होती थी वो क्या पहनती थी, पेटीकोट। क्या पहनती थी, पेटीकोट। तो उस समय इनके महत्वपूर्ण क्या थे, ये वस्त्र थे। भील वर्तमान पुरुष कमीज, धोती, साफा और पैंट शर्ट पहने लगे और भील जो वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान भीलों की स्थिति देखते हैं, काफी सुदृढ़ हो गई, मजबूत हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति में क्या आ गया, सुधार आ गया। उनके पास पैसे हो गए, वो एजुकेटेड हो गए, उनके पास रोजगार आ गया। इन सभी के कारण उनके रहन सहन और उनकी वेशभूषा में क्या आने लग गया, परिवर्तन। और उनके वेशभूषा के परिवर्तन के कारण वर्तमान में पुरुष क्या पहनने लगे, कमीज। क्या पहनने लगे, कमीज, धोती, साफा और पैंट शर्ट। ये सभी वर्तमान के वस्त्र थे जो पुरुष अपनी आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ होने के कारण पहनने
लगे थे। लेकिन जब आजादी से पहले देखते थे तो स्त्रियां क्या पहनती थी? पेटीकोट, और पुरुष क्या पहनते थे? नेकर। अगला बिंदु, भील स्त्रियां घाघरा, कांची और लुंगड़ी पहनती। वो जो भील जो स्त्रियां थी वो अपने वस्त्र में क्या पहनती थी? घाघरा, कांचली और लुंगड़ी। घाघरा, कांचली और लुंगड़ी पहनती है। और लड़के लंगोट पहनते हैं। और लड़के क्या पहनते हैं? लंगोट, जो ओपन कपड़े की बनाई होती है उसको पहनते हैं। तथा लड़कियां घाघरी और ओढ़नी ओढ़ती है। और जो छोटी लड़कियां होती है भील जनजाति की, वो क्या पहनती है? घाघरी और ओढ़नी। याद रखना, बड़ी जो स्त्रियां होती थी घाघरा, कांचली और लुंगड़ी पहनती थी, और छोटी जो लड़कियां होती थी घाघरी और ओढ़नी ओढ़ती थी। और जो छोटे लड़के होते थे वो क्या पहनते थे? लंगोट। क्या पहनते थे? लंगोट। भील स्त्रियां चांदी, पीतल, जस्ता, निकेल से बने आभूषण पहनते। और भील स्त्रियां है और चांदी के बने हुए, निकेल के बने हुए, पीतल के बने हुए और जस्ता के बने हुए जो भी आभूषण थे उनको पहनते थे। तो भीलों के जो आभूषण है वो किस धातु के बने होते हैं? तो याद रखना, चांदी के, पीतल के, जस्ता के और निकेल के। ये सारे जो धातु है उससे भील क्या बनाते थे? आभूषण। क्या बनाते थे? आभूषण। भील स्त्रियां अपने आप को लाख और कांच की चूड़ियों से सजाती और संवारती। और भील स्त्रियां थी जो अपने आप को सजाने के लिए कांच और लाख की चूड़ियों का क्या करती थी? प्रयोग करती थी। किसका? कांच और लाख की चूड़ियों का वो क्या करती थी? अपने आप को सजाने और संवारने के लिए वो प्रयोग में लाया करती थी। इस तरह आपने देखा बच्चों, भील जनजाति के जो लोग हैं किस तरह वो आखेट प्रक्रिया को अपनाते हैं, किस तरह वो अपना भोजन करते हैं, और उनके भोजन में मुख्य तत्व कौन से हैं, और भोजन के लिए वो कौन कौन से तत्वों का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा उनके वस्त्र, और देखे थे भीलों के जो बहुत कम होते थे, आजादी से पूर्व उनके पास वस्त्र बहुत कम थे, इसलिए वो छाल की नेकर और स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। और आजादी के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ, आर्थिक स्थिति सुधरी, और वो वर्तमान स्थिति और वर्तमान जो वेशभूषा है या संस्कृति उसके अंदर आ गए, और उन्हें अपने वस्त्र के अंदर क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। और इसके अलावा जो वर्तमान स्थिति के अनुसार स्त्रियां जो तांबा है, पीतल है, निकेल है, चांदी है, जस्ता है, इन सभी के धातु के जो आभूषण होते हैं वो भील स्त्रियां पहनने लगी। और इसके अलावा वो अपने आप को सजाने संवारने के लिए कांच की क्या पहनती थी? चूड़ियां। कांच की क्या पहनती थी बच्चों? चूड़ियां। तो इस तरह आपने देखा बच्चों, भील जनजाति की आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं, उनमें से वस्त्र, भोजन आपने पढ़ा। अब हम जो नेक्स्ट बिंदु हो गए उसके अंदर उन आर्थिक भीलों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति और वर्तमान के अंदर जो वातावरण में जो परिवर्तन आया और वर्तमान संस्कृति के कारण उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो भीलों के जो महत्वपूर्ण औजार और बर्तन हैं उसका भी क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, और उसके बारे में जानकारी आपको ज्यादा से ज्यादा देंगे। और आपको मालूम होना चाहिए जो भील जनजाति हैं वो राजस्थान टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, जिसमें हम सहरिया और भील, मीणा और इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो जनजातियां हैं उनका विश्लेषण के साथ जब अध्ययन करेंगे तो इस भील जनजाति को हम पुनः पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पुनः पढ़ेंगे। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि भील जनजाति से संबंधित 3 नंबर और 1 नंबर से सवाल पुटअप हो जाते हैं, तो आपको इस पर पूर्ण फोकस रखना है। थैंक यू।